हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह करेंट अफेयर का सेशन है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं 46 नंबर से। देखिए, जनवरी 2021 में दीपोर बिल में सामुदायिक मतदान पर प्रतिबंध लगाया गया। दीपोर बिल किस राज्य में स्थित है? जनवरी 2021 में दीपोर बिल में सामुदायिक मतदान पर प्रतिबंध लगाया गया। दीपोर बिल किस राज्य में स्थित है? सही जवाब है असम। प्रतिबंध की जो अवधि है कब लगाई गई? तो 1 से 31 जनवरी 2021। प्रतिबंधित स्थान दीपोर बिल है। कामरूप यानी महानगर जिला प्रशासन के द्वारा जो है इस पर प्रतिबंध लगाया गया। और किसके तहत प्रतिबंध लगाया गया? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत और सीआरपीसी की धारा 144 के द्वारा। दीपोर बिल क्या है? तो असम का एकमात्र रामसर आर्द्र भूमि स्थल है जो गुवाहाटी के दक्षिणी पश्चिमी किनारे पर स्थित एक ताजे पानी की झील है। विशेष में अगर बात करें तो 2002 में दीपोर बिल को रामसर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। स्थानीय भाषा में बिल का अर्थ झील होता है। प्रत्येक वर्ष यह जनवरी के प्रथम सप्ताह में स्थानीय लोगों के द्वारा नव वर्ष के स्वागत में परंपरानुसार सामुदायिक मतदान का आयोजन किया जाता रहा था। परंतु 2009 में राज्य सरकार के द्वारा इस क्षेत्र को दीपोर बिल वन्य जीव अभयारण्य घोषित किए जाने के बाद इस पर प्रतिवर्ष रोक लगाई जाती है। ध्यान रखिएगा। 47 नंबर, दिसंबर 2020 में मेसर्स गार्डन रिच सी बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता के द्वारा प्रोजेक्ट 17A के दूसरे युद्ध पोत का जलावतरण किया गया। इस युद्ध पोत को क्या नाम दिया गया है? इस युद्ध पोत को क्या नाम दिया गया है? प्रोजेक्ट जो है इसको ध्यान रखिएगा, प्रोजेक्ट 17A, ठीक है। और इसका नाम है हिमगिरी। ध्यान रखिएगा, प्रोजेक्ट 17A युद्ध पोत हिमगिरी का जलावतरण। शुभारंभ तिथि जो है 14 दिसंबर 2020। निर्माण किसने किया है? तो मेसर्स गार्डन रिच सी बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा। और मुख्य अतिथि कौन थे? सीडीएस जनरल बिपिन रावत। जहाज का निर्माण प्रोजेक्ट 17A स्टील फ्रिगेट के तहत, और इस श्रृंखला का पहला फ्रिगेट जो है नीलगिरी 28 दिसंबर 2019 को जो है इसका जलावतरण किया गया। मझगांव डाक से बिल्डर्स के द्वारा निर्मित, ठीक है। विशेष में अगर बात करें तो प्रोजेक्ट 17A के तहत कुल 7 फ्रिगेट बनाए जाने हैं, जिनमें 3 युद्ध पोतों का निर्माण जो है GRSE और 4 युद्ध पोतों का निर्माण मझगांव डाक से बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 47 था। 48, नवंबर 2020 में किसके द्वारा इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल का शुभारंभ किया गया? नवंबर 2020 में किसके द्वारा इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल का शुभारंभ किया गया? सही जवाब है प्रकाश जावड़ेकर। इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल का शुभारंभ 27 नवंबर 2020 को किया गया। शुभारंभकर्ता कौन थे? प्रकाश जावड़ेकर, तत्कालीन केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री। विशेष में अगर बात करें, यह पोर्टल एकल बिंदु सूचना संसाधन होगा, ठीक है, जो विभिन्न मंत्रालयों के द्वारा प्रारंभ की गई जलवायु संबंधी विभिन्न पहलों के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। यह नॉलेज पोर्टल नागरिकों के बीच सरकार के द्वारा जलवायु परिवर्तन मुद्दों के संदर्भ में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर उठाए जा रहे प्रमुख कदमों के बारे में जानकारी का प्रसार करने में मदद करेगा। इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल में शामिल 8 प्रमुख घटक जो है, ध्यान रखिएगा, भारत की जलवायु प्रोफाइल, राष्ट्रीय नीति फ्रेमवर्क, भारत के एनडीसी लक्ष्य, अनुकूलन संबंधित कार्रवाइयां, शमन संबंधित कार्रवाइयां, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वार्ताएं और रिपोर्ट और प्रकाशन। तो ध्यान रखिएगा इन 8 पॉइंट को। 49 है, ऐप आधारित टैक्सी सेवा प्रदाता कंपनी ओला ने किस राज्य में अपना पहला ई स्कूटर कारखाना स्थापित किया है? ऐप आधारित टैक्सी सेवा प्रदाता कंपनी ओला ने किस राज्य में अपना पहला ई स्कूटर कारखाना स्थापित किया है? सही जवाब है तमिलनाडु, ए ऑप्शन। विश्व का सबसे बड़ा ई स्कूटर कारखाना 14 दिसंबर 2020 को इसका घोषणा किया गया। घोषणाकर्ता कौन था? तो टैक्सी सेवा प्रदाता ओला कंपनी। कारखाने की स्थापना तमिलनाडु के होस्सूर में यानी कृष्णागिरी जिले में जो है किया गया।
और निवेश राशि है 2400 करोड़ रुपए यानी $320 मिलियन। प्रारंभिक उत्पादन क्षमता 20 लाख यूनिट वार्षिक। विशेष तथ्य क्या है, तो ओला कंपनी का मुख्यालय बंगलुरु में है, ध्यान रखिएगा। 50 नंबर है, हाल ही में किस देश ने तसिरकोन नामक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? हाल ही में किस देश ने तसिरकोन नामक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी रूस, और ऑप्शन सी जापान, और ऑप्शन डी भारत। सही जवाब है ऑप्शन बी यानी रूस। रूस के द्वारा हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया गया। मिसाइल 3M22 तसिरकोन या जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। परीक्षण जो है एडमिरल गोर्स्को फ्रिगेट से जो है किया गया, और परीक्षणकर्ता देश जो है रूस है, ध्यान रखिएगा। परीक्षण स्थल व्हाइट सागर यानी आर्कटिक महासागर से जो है इसका परीक्षण किया गया। और गति क्या है इसकी, तो 8 से 9 मैक। मारक क्षमता 500 से 1000 किलोमीटर जो है अनुमानित है। और विशेष में बात करें तो 6 अक्टूबर एवं 26 नवंबर 2020 को हुए परीक्षणों में इस मिसाइल ने 8 मैक से अधिक की गति से बेरेंटस सागर में 450 किलोमीटर दूरी पर स्थित नौसैनिक लक्ष्यों को जो है मार गिराया। 11 दिसंबर 2020 को हुए परीक्षण में इस मिसाइल ने व्हाइट सागर से 350 किलोमीटर दूरी पर तटीय अर्खनजेलस्क क्षेत्र में स्थित स्थलीय लक्ष्य को निशाना बनाया। कतिपय अंतरराष्ट्रीय रणनीति विशेषज्ञों के अनुसार इस मिसाइल का डिजाइन भारत और रूस के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की जा रही हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस सेकंड के समान है। 51 है, पेंगोलिन के संरक्षण के लिए समर्पित कार्य योजना तैयार करने की स्वीकृति देने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? पेंगोलिन के संरक्षण के लिए समर्पित कार्य योजना तैयार करने की स्वीकृति देने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? सही जवाब है महाराष्ट्र, सी ऑप्शन। पेंगोलिन के संरक्षण के लिए समर्पित कार्य योजना संबंधी प्रस्ताव महाराष्ट्र वन विभाग के द्वारा, महाराष्ट्र ऐसा पहला राज्य है, ध्यान रखिएगा। महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा कार्य योजना तैयार करने के लिए अध्ययन समूह के गठन को जो है स्वीकृति दी गई है। दिसंबर 2020 में इसकी स्वीकृति दी गई। कार्य योजना की जो अवधि है वो 5 वर्ष की है। पेंगोलिन क्या है, तो एक स्तनधारी जीव है। मैनिस इसका जो वैज्ञानिक नाम है पेंगोलिन का, भारतीय पेंगोलिन का वैज्ञानिक नाम मैनिस क्रेसिकाउडेटा, याद रखिएगा मैनिस क्रेसिकाउडेटा। संरक्षण स्तर IUCN की रेड लिस्ट में क्या है, इंडेंजर्ड श्रेणी में है। और भारत में वैधानिक स्थिति क्या है, तो भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के पहली अनुसूची के तहत इन्हें संरक्षित जीव जो है घोषित किया गया है। विश्व पेंगोलिन दिवस 2021 मनाया गया। कब? 20 फरवरी 2021 को। यह प्रतिवर्ष फरवरी के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। यह विश्व का सबसे अधिक तस्करी वाला स्तनधारी जीव भी है, याद रखिएगा, विशेष में दिया गया, इंपॉर्टेंट है। 52 है, नवगठित राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? नवगठित राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा। डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा, याद रखिएगा, नवगठित राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा है। और अधिसूचना की जो तिथि है 24 सितंबर 2020 है। गठन के प्रभावी होने की तिथि 25 सितंबर 2020। संबंधित मंत्रालय कौन है, तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। संबंधित संस्थान राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग। किसके तहत, तो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम 2019 के तहत। किसके स्थान पर, तो भारतीय चिकित्सा परिषद के स्थान पर। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा। जनवरी 2020 में इनकी नियुक्ति हुई। कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक, इन दोनों में से जो भी पहले हो। कुल सदस्य 33 अध्यक्ष सहित। इसमें कुल सदस्य कितने होंगे, 33 होंगे, लेकिन अध्यक्ष को मिलाकर। पदेन सदस्यों की संख्या 10 और अंशकालीन सदस्यों की संख्या 22। और सचिव कौन है, डॉक्टर राकेश कुमार वत्स, याद रखिएगा, डॉक्टर राकेश कुमार वत्स। 53 है, भारत में स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित पहले एयर ड्रॉपेबल कंटेनर का क्या नाम है?
भारत में स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित पहले एयर ड्रॉपेबल कंटेनर का क्या नाम है? तो याद रखिएगा सहायक एनजी, यानी ऑप्शन ए सहायक एनजी। परीक्षण का इसका जो तिथि है याद रखिएगा 30 दिसंबर 2020। परीक्षण कहां पर किया गया? तो गोवा के तट पर। और ये क्या है? तो एयर ड्रॉपेबल कंटेनर है। परीक्षण है। परीक्षण किसने किया? तो डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने। और परीक्षण में प्रयुक्त एयरक्राफ्ट कौन था? तो भारतीय नौसेना का IL-38HD एयरक्राफ्ट, इसका नाम ध्यान रखिएगा। निर्माण कौन कर रहा है? तो डीआरडीओ की 2 प्रयोगशालाएं। कौन कौन? तो याद रखिएगा इसमें जो है डीआरडीओ की 2 प्रयोगशालाएं NSTL विशाखापत्तनम और ADRDE आगरा और उद्योग साझेदार मैसर्स अवांटेल के द्वारा। विशेष में क्या है? तो यह सहायक MK1 का उन्नत संस्करण है और यह जो है जीपीएस युक्त नए एयर ड्रॉपेबल कंटेनर की पेलोड क्षमता जो है 50 किलोग्राम तक है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 54 है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के द्वारा किए जा रहे एक अन्वेषण में किस हिमालयी राज्य को वैनेडियम के भंडार वाले मानचित्र पर प्रस्तुत किया गया और भूवैज्ञानिकों को शीघ्र ही यहां एक वैनेडियम भंडार मिलने की संभावना है? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के द्वारा किए जा रहे एक अन्वेषण में किस हिमालयी राज्य को वैनेडियम के भंडार वाले मानचित्र पर प्रस्तुत किया गया और भूवैज्ञानिकों को शीघ्र ही यहां एक वैनेडियम भंडार मिलने की संभावना है? वह राज्य है अरुणाचल प्रदेश। ए ऑप्शन। देखिए, भारत में वैनेडियम धातु की खोजकर्ता कौन है? तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण। खोज स्थल कहां पर है? तो पूर्वी हिमालयी राज्य अरुणाचल प्रदेश में। भंडार पाया गया है कहां पर? तो पापुम पारे जिले के देपो और तमांग क्षेत्रों में। ठीक है, पैलियो प्रोटेरोजोइक कार्बोनेशियस फाइलाइट चट्टानों में। यह देश में वैनेडियम प्राप्ति की पहली रिपोर्ट है जिसमें V2O5 यानी वैनेडियम पेंटा ऑक्साइड की औसत ग्रेड 0.76% पाई गई। वैनेडियम के सर्वाधिक भंडार वाले शीर्ष 3 जो देश हैं वह चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका। याद रखिएगा, वैनेडियम का प्रतीक भी होता है। वैनेडियम की परमाणु संख्या 23। वैनेडियम का उपयोग स्टील और टाइटेनियम को मजबूत करने में तथा रिडॉक्स बैटरी में। वैनेडियम क्या है? तो एक सख्त श्वेत चांदी रंग की तथा तन्य और आघातवर्धक धातु है। अत्यधिक तापमान में टिकाऊ और संक्षारण प्रतिरोधी है। 55 नंबर है, दिसंबर 2020 में चीन ने पाकिस्तान के साथ कौन सा संयुक्त हवाई अभ्यास किया? दिसंबर 2020 में चीन ने पाकिस्तान के साथ कौन सा संयुक्त हवाई अभ्यास किया? सही जवाब है शाहीन 9। शाहीन 9 संयुक्त हवाई अभ्यास कब हुआ? दिसंबर 2020 में। कहां पर हुआ? तो भारतीय सीमा के पास पाकिस्तान के दक्षिणी सिंध प्रांत में। किसके मध्य? चीन और पाकिस्तान के मध्य। और इसका कौन सा संस्करण था? तो इस युद्ध अभ्यास का शाहीन 9 संयुक्त हवाई अभ्यास का जो है ये 9वां संस्करण था। अभ्यास का एक अन्य नाम जो है ईगल 9 है। 56 है, केंद्रीय वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वन जीव संरक्षण सोसाइटी भारत के साथ किस प्रजाति को बचाने के लिए घनी आबादी वाले स्थानों पर एक अनूठी पहल जो है फायरफ्लाई बर्ड डाइवर्टर शुरू करने के लिए साझेदारी की है? केंद्रीय वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वन्य जीव संरक्षण सोसाइटी भारत के साथ किस प्रजाति को बचाने के लिए घनी आबादी वाले स्थानों पर एक अनूठी पहल फायरफ्लाई बर्ड डाइवर्टर शुरू करने के लिए साझेदारी की है? इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ठीक है, फायरफ्लाई बर्ड डाइवर्टर के लिए साझेदारी जो है साझेदारी किनके बीच है? तो केंद्रीय वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा वन्य जीव संरक्षण सोसाइटी भारत के मध्य। किस प्रजाति को बचाने के लिए? तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बचाने के लिए। फायरफ्लाई बर्ड डाइवर्टर है क्या है? तो विद्युत लाइनों पर स्थापित लटकती फ्लैप है। फ्लैप याद रखिएगा,
इन डायवर्टर को फायरफ्लाइज या जुगनू कहा जाता है क्योंकि वे रात में दूर से बिजली लाइनों पर चमकते हुए जुगनू के सदृश दिखते हैं। मंत्रालय की वर्ष 2019 में रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के अनुसार थार क्षेत्र में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए बिजली लाइनें, विशेष रूप से उच्च वोल्टेज वाली लाइनें, कई ओवरहेड तारों के साथ वर्तमान में सबसे महत्वपूर्ण खतरा है और लगभग 15% आबादी की उच्च मृत्यु दर का कारण। फायरफ्लाई वर्ड डायवर्टर का कार्य है ऐसे पक्षियों के लिए परावर्तक के रूप में। पक्षी उन्हें लगभग 50 मीटर के दूरी से देख सकते हैं और टकराव से बचने के लिए उड़ान का मार्ग बदल सकते हैं। राजस्थान में इस डायवर्टर की स्थापना पोखरण तहसील में लगभग 6.5 किलोमीटर के 2 हिस्सों में किया गया। विशेष में अगर बात करें तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भारत में सबसे गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों में से एक है और इसकी संख्या 150 से कम रह गई है। इसे IUCN की रेड लिस्ट में गहन संकटग्रस्त के सूची के रूप में जो है इसे सूचीबद्ध किया गया है। गहन क्रिटिकल इंडेंजर्ड के सूची में जो है इसे सूचीबद्ध किया गया है। 57 है, डिजिटल ओशन नामक ऐप को किस मंत्रालय के द्वारा विकसित किया गया है? डिजिटल ओशन नामक ऐप को किस मंत्रालय के द्वारा विकसित किया गया? सही जवाब है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। देखिए, डिजिटल ओशन ऐप लॉन्च 29 दिसंबर 2020। क्या है यह? तो डिजिटल ओशन ऐप जो है वो क्या है? तो महासागर संबंधी आंकड़ों के प्रबंधन के लिए अपनी तरह का पहला आधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म। विकासकर्ता कौन है? तो इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस INCOIS, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत यह जो है संस्थान है। उद्घाटनकर्ता कौन है? तो तत्कालीन पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन वर्चुअल माध्यम से इसका जो है उद्घाटन किया था। आगे बढ़ते हैं और 58 नंबर है, दिसंबर 2020 में तत्कालीन केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा भारत में तेंदुओं की स्थिति पर रिपोर्ट जारी की गई। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, इस गणना के अनुसार भारत में तेंदुओं की संख्या 12,852 है। विगत गणना की अपेक्षा इस अवधि में तेंदुओं की संख्या में 60% से अधिक की वृद्धि हुई है और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या महाराष्ट्र में है। तीनों कथनों में से बताना है कौन सा कथन सत्य है। सही जवाब है पहला और दूसरा कथन सत्य है। भारत में तेंदुओं की स्थिति पर रिपोर्ट 2018 21 दिसंबर 2020 को जारी किया गया। जारीकर्ता कौन थे? तो प्रकाश जावड़ेकर और ये केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। 2018 में गणना में भारत में तेंदुओं की संख्या 12,852 थी। पिछली गणना 2014 के अनुसार संख्या जो है 7,910। पूर्व रिपोर्ट की अपेक्षा वृद्धि जो है 4,942। वृद्धि प्रतिशत है 62.48%। तेंदुओं की सर्वाधिक आबादी वाला राज्य मध्य प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र है। तो आपको समझ में आ गया, मध्य प्रदेश इसका जो है सबसे मतलब कि सर्वाधिक आबादी वाला जो है राज्य होगा तेंदुओं की, मध्य प्रदेश। 59 है, क्लाइमेट एम्बिशन सम्मेलन 2020 से संबंधित कथनों का अध्ययन करें। क्लाइमेट एम्बिशन सम्मेलन 2020 से संबंधित कथनों का अध्ययन करें। पहला है, इसका आयोजन 12 दिसंबर 2020 को हुआ। इस आयोजन की मेजबानी संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के द्वारा संयुक्त रूप से की गई। आयोजन के साझेदार राष्ट्र जो है चिली और इटली थे। बताइए इन तीनों में से सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब है उपयुक्त सभी। क्लाइमेट एम्बिशन सम्मेलन 2020 आयोजन 12 दिसंबर 2020 को हुआ। सह मेजबानी संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के द्वारा किया गया। साझेदार देश कौन कौन है? तो चिली और इटली है। आयोजन में विशेष क्या था? तो पेरिस समझौते के ठीक 5 वर्ष बाद इसका आयोजन हुआ था। उद्देश्य था COP26 के दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल। COP26 का आयोजन नवंबर 2021 में ग्लासगो, यूनाइटेड किंगडम में हुआ। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 60, नवंबर 2020 में तस्सोकर आर्द्रभूमि क्षेत्र को भारत के 42वें रामसर स्थल के रूप में आर्द्रभूमियों की रामसर सूची में शामिल किया गया है। तस्सोकर किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तस्सोकर किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? सही जवाब है लद्दाख। भारत का 42वां रामसर स्थल शामिल कब हुआ? 17 नवंबर 2020 को। रामसर स्थल का नाम है तस्सोकर आर्द्रभूमि क्षेत्र जो कि लद्दाख में है। तस्सोकर क्या है? तो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का दूसरा रामसर स्थल है। प्रथम रामसर स्थल जो है वह
तसो मोरिरी झील और 2002 में इसे शामिल किया गया था। तसोकर आर्द्रभूमि क्षेत्र जो स्थित है लद्दाख के चांगथंग क्षेत्र में समुद्र तल से 4500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर। तसोकर आर्द्रभूमि क्षेत्र में जो शामिल है, याद रखिएगा, अष्टात सपूर्क तसो लगभग 438 हेक्टेयर में फैले ये मीठे पानी के झील हैं और तसोकर लगभग 1800 हेक्टेयर में फैली खारे पानी की झील है। कुल क्षेत्रफल जो है 9577 हेक्टेयर है। तसो का अर्थ सफेद नमक होता है। वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल के अनुसार तसोकर घाटी जो है A1 श्रेणी का महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र है। यह स्थान महत्वपूर्ण प्रजनन क्षेत्र है। भारत में काली गर्दन वाले सारस पक्षी का जो यह महत्वपूर्ण प्रजनन क्षेत्र जो है वो किसके लिए है, तो काली गर्दन वाले सारस पंछी का ग्रस, इसका जो नाम है ग्रस नाइग्रोकोलिस। और विशेष में बात करें तो इससे पूर्व 2020 में ही आसन संरक्षण रिजर्व उत्तराखंड, बकरताल आर्द्रभूमि बिहार, लोरनार झील महाराष्ट्र, सूर सरोवर उत्तर प्रदेश को आर्द्रभूमि के रामसर सूची में शामिल किया गया था। और अंतरराष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमियों पर रामसर अभी समय जो है 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में हस्ताक्षरित हुआ था। यह जो अभी समय है 21 दिसंबर 1975 से प्रभावी हुआ। देखिए, विश्व आर्द्रभूमि यानी वेटलैंड दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। 2021 में इस दिवस की जो थीम थी वो थी आर्द्रभूमियां एवं जल, वेटलैंड्स एंड वाटर। अद्यतन में अगर बात करें तो 5 अप्रैल 2021 को गुजरात के थोल झील वन्य जीव अभयारण्य और वाधवाना आर्द्रभूमि तथा 25 मई 2021 को हरियाणा के सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क एवं भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य को आर्द्रभूमि के रामसर सूची में शामिल किए जाने के साथ भारत के रामसर स्थलों की संख्या अब 46 हो गई है। तो रामसर स्थलों की संख्या 46 है, ध्यान रखिएगा। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन होगा 61 से होगा। 61 प्रश्न संख्या से स्टार्ट करेंगे। तो आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम ज्वाइन नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और किसी भी प्रश्न में, किसी भी टॉपिक में अगर आपको डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।